अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी जवेरिया ने हम तक पहुंचाई है। डियर लिसनर, कहानी है ओकाड़ा की। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए कहानी को जवेरिया की जबानी ही सुनते हैं। मैं और शानो बचपन के दोस्त और पड़ोसी थे। हमारे बाप भाई खेती बाड़ी करते थे। बचपन से एक दूसरे के घरों में आना जाना था। उन दिनों हमारे इलाके में शोर उठा कि खेतों में पिछल पैरी घूम रही है। हुआ यूं कि हमारे यहां खेतों में रात को भी पानी लगाने जाया करते हैं। जिनकी जमीनें साथ साथ होती हैं वो आपस में जिम्मेदारियां बांट लेते हैं, लेकिन अकेले नहीं जाते। अक्सर लोग 2 या 3 के गिरोह में जाते हैं। और एक बात और भी थी, हमारे घर खेतों के साथ नहीं थे जैसे कि अमूमन होते हैं, बल्कि फासले पर थे। हमारे कच्चे पक्के घर एक कतार में बने हुए थे। ऐसी ही चंद गलियां थी। मैं अंदाजन कह सकती हूं कि 100 मकानात होंगे। हमारे घरों से पीछे की तरफ जाओ तो थोड़ा और आगे बहुत आबादी थी। हमारा हिस्सा कुछ अलग था। हमारे घरों से एक पगडंडी जा रही थी। वहां से चलते जाओ तो पहले छोटा सा कब्रिस्तान आता था और फिर काफी आगे चलकर हमारे खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता। उस दिन 2 लोग जमीनों को पानी लगाने निकले। अम्मा ने भाई अफजल पर दम किया। हमेशा से अम्मा का मामूल था, भाई या हम में से कोई भी बाहर जाता तो अम्मा पढ़कर जरूर दम करती। भाई अफजल ने छड़ी हाथ में ली हुई थी और हमारे पड़ोसी शानू के भाई असगर के हाथ में लालटेन थी। दोनों बातें करते चले जा रहे थे। कब्रिस्तान क्रॉस कर लिया और काफी आगे निकल आए। खेतों का सिलसिला शुरू हो गया था। असगर को अपने दाएं तरफ से खेतों में से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि असगर के आगे बढ़ते कदम रुक गए। वो आवाज दाएं तरफ के खेत से आ रही थी। वो रुक गया तो भाई अफजल भी रुक गया। क्या हुआ असगर, तुमने ये रोने की आवाज सुनी? भाई ने कान लगाए तो उसको भी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज ऐसी थी कि असगर उसके ट्रांस में आ गया और भाई अफजल को छोड़कर खेतों के दाएं हाथ पर मुड़ गया। भाई ने उसको रोकना चाहा, लेकिन वो बहुत तेजी से एक तरफ चला गया तो भाई भी उसके पीछे चल दिया। वो दोनों जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहे थे, आवाज और वाज़ेह हो रही थी। और थोड़ा आगे जाने के बाद उनको एक दरख्त के नीचे एक लड़की खड़ी दिख गई। लड़की अपने लिबास से देहात की ही लग रही थी, लेकिन एक तो अंधेरा था, दूसरा यह भी कि उस लड़की की पीठ इनकी तरफ थी। ये लोग कुछ फासले पर रुक गए। हाथ में लालटेन थी, उसकी रोशनी उसकी तरफ की। असगर ने जोरदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो उसी तरह रोने में लगी थी। असगर थोड़ा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार भाई अफजल ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसको रोक दिया। न जाने क्यों उनको कुछ खुटका सा हो गया था। उन्होंने असगर के हाथ से लालटेन ले ली और खुद थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन दबे कदमों से। कौन हो तुम? अब की बार भाई अफजल ने उससे पूछा, लेकिन बजाय जवाब के वही उसका रोना। भाई अफजल को बस शक था, वो मजीद आगे नहीं बढ़े। उन्होंने दिल ही दिल में कुरानी आयत पढ़ना शुरू कर दी। उनका पढ़ना था कि उस लड़की ने अपना रोना बंद कर दिया। उसके चुप होने पर भाई अफजल और असगर दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वो आगे फिर भी नहीं बढ़े। भाई अफजल ने दिल ही दिल में कुरानी आयत पढ़ना जारी रखा और ना जाने उनके दिल में क्या आई।
انہوں نے لالٹین کی روشنی اس کے پاؤں کی طرف کی اور وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ بس بھائی افضل کو تو اتنا یاد ہے، انہوں نے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر۔ لالٹین وہیں ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ اصغر بھاگو، وہ پلٹ کر بھاگے۔ اصغر بھی ان کے ساتھ بھاگا۔ پلٹنا نہیں اصغر، بھاگتے ہوئے بھائی افضل نے یہی کہا۔ اب وہ لڑکی پیچھے سے خوفناک آواز میں ہنس رہی تھی۔ اس نے اصغر کا نام پکارنا شروع کر دیا، اے اصغر، کدھر جا رہا ہے؟ مجھے بھی ساتھ لے جا۔ اس نے بھائی افضل کا نام نہیں لیا، نہ ان کو پکارا۔ بھائی افضل مضبوط اعصاب کے مالک تھے اور قرآنی آیات مستقل پڑھ رہے تھے، جبکہ اصغر بدحواس ہو گیا تھا، اور جب اس لڑکی نے اصغر کا نام لے کر بلانا شروع کیا تو وہ جو بھی پڑھ رہا تھا اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ دونوں ساتھ ہی بھاگے تھے۔ اندھیرا تھا۔ بھائی افضل جب گھر پہنچے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو اصغر تو کہیں راستے میں ہی رہ گیا تھا۔ بھائی نے سب لوگوں کو چلا چلا کر، دروازے پیٹ پیٹ کر، آوازیں دے کر بلایا۔ چند ہی منٹوں میں بہت سے لوگ نکل آئے اور بھائی سے سارا قصہ سن کر سب لالٹین ہاتھ میں اٹھائے کھیتوں کی طرف بھاگے۔ اصغر کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ لوگ کھیتوں تک پہنچ گئے۔ بھائی افضل ان کو وہاں لے گئے جہاں انہوں نے اس عورت کو دیکھا تھا، اور ان لوگوں کو اصغر وہیں بے ہوش پڑا مل گیا۔ اس کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ عورتوں نے رونا پیٹنا ڈال دیا تھا، لیکن مرد حضرات نے ہمت سے کام لیا۔ بڑی کوششوں سے اصغر کو ہوش آیا، لیکن وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ بڑی مشکلوں سے کئی دن دم درود کر کے اس کی حالت سنبھلی۔ اس کو تو یاد ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں کیسے پہنچا۔ باوجود اس کے اس کی حالت سنبھل گئی، لیکن وہ اس کو خواب میں دکھائی دیتی، آوازیں دیتی۔ اصغر کی تو یہ حالت چل ہی رہی تھی۔ اس رات کے بعد گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ یہاں پچھل پیری گھومتی ہے۔ یہ پہلا واقعہ تھا جو ہمارے گاؤں میں پیش آیا۔ لوگوں نے کھیتوں میں پانی لگانے تو جانا ہی ہوتا تھا۔ اس سارے واقعے سے یہ ہوا کہ کھیتوں پر پانی لگانے جو لوگ جاتے تھے اب وہ گروہ کی شکل میں جانے لگے۔ 4-5 لوگ مل کر جاتے اور بخیریت واپس آ جاتے۔ احتیاط یہی کرتے کہ سب قرآنی آیت پڑھتے ہوئے جاتے۔ اس واقعے کے 15 دن بعد ایک دن میرے ابا، بھائی افضل اور چچا سلیم اور ان کا بیٹا ناصر اس رات وہ چاروں پانی لگانے کھیتوں میں جا رہے تھے۔ ابا بتاتے ہیں گھروں کی حدود سے نکل کر جب وہ لوگ قبرستان کی طرف سے گزرنے لگے، سب پڑھتے ہوئے تیز قدموں سے جا رہے تھے۔ ابا کی نظر قبرستان کی دیوار پر پڑی۔ ابا نے وہاں عجیب و غریب اور بہت خوفناک منظر دیکھا۔ چاند کی پھیلی روشنی میں اس دیوار پر ابا نے ایک نہیں 4 سے 5 سروں کے سائے دیکھے۔ وہ سر مرد اور عورتوں کے تھے جو ان لوگوں کو جاتے دیکھ رہے تھے۔ ابا مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ وہ ان چیزوں کی حقیقت اور وجود سے انکاری نہیں تھے۔ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ ان چیزوں کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے۔ بس وہ دل ہی دل میں قرآنی آیت پڑھتے آگے بڑھ گئے۔ ابا نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، لیکن ان خوفناک سروں کے سائے کو ناصر نے بھی دیکھا تھا۔ وہ بھی اس وقت کچھ نہیں بولا، لیکن گھر آ کر ناصر نے سب کو بتا دیا، اور پھر بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ابا تو ناصر پر بہت خفا ہوئے۔ ویسے ہی گاؤں میں دہشت ہے، ایسے میں اخلاقی ذمہ داری سب کی ہے۔ کوئی بھی کوئی بات دیکھے تو اس کو اپنے حد تک محدود رکھے۔ خیر، یہ معاملے چلتے رہے۔ کسی کی کوئی بات اور کسی کی کوئی بات سننے میں آنے لگی۔ دوسرا ایک واقعہ شانوں کی اماں کا ہوا، جس نے سارے گاؤں کو ہلا دیا۔ رات کے وقت تو سبھی لوگ احتیاط کر رہے تھے، لیکن کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ دن کے وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ دوپہر کا 1 بجے کا وقت ہوگا۔
हब्स, गर्मी और लू का आलम था। मर्द अपने खेतों में और काम काज पर निकले हुए थे। शानो की अम्मा सकीना अपनी सास की दवा लेने हकीम जी के घर जाने के लिए निकली। उनका घर हमारी गली के कोने पर था। उनके घर गई तो हकीम साहब की बेगम ने बातों में लगा लिया। घंटा भर बाद जब घर लौटने को निकली तो पूरी गली सुनसान थी। इस टाइम लोग घरों से कम ही निकलते हैं। वो तेज तेज कदम उठाती अपने घर की जानिब जा रही थी कि उसने देखा कि खेतों की तरफ जाने वाली पगडंडी पर उसकी दोस्त पड़ोसन शकीला जा रही है। अम्मा सकीना को यह लगा शकीला ने भी उसको देख लिया है और वो उसको नजरअंदाज करके जा रही है। शकीला के आए दिन मियां से फड्डे चलते थे। बेचारी अम्मा सकीना समझी वो मियां से लड़ झगड़ कर घर छोड़कर जा रही है। वो फौरन उसके पीछे उसको आवाजें देती चल दी, लेकिन शकीला ने मुड़कर नहीं देखा। अब अम्मा सकीना और शकीला दोनों पगडंडी पर चल रहे थे। ज्यादा फासला भी नहीं था कि उसको अम्मा सकीना की आवाज सुनाई न देती। वो लगातार शकीला को पुकारती उसके पीछे जा रही थी। अम्मा सकीना को कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा। वो उसके पीछे काफी आगे तक गई। शकीला थी कि सीधी चली जा रही थी। उनको ऐसे लगने लगा कुछ अजीब है। वो उसके करीब होती हैं तो वो एकदम उनसे दूर हो जाती है। बात समझ में आते ही उन्होंने अपने कदम रोक लिए और फौरन पलट गए और वापस भागने लगे। लेकिन अब मामला उल्टा हो गया। अब वो शकीला उनके पीछे पीछे आ रही थी और वो आवाज लगा रही थी, सकीना मुझे भी ले चलो। अम्मा सकीना ने तो बगैर पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। वो पीछे से आवाज लगा रही थी, सकीना मुझे छोड़ के ना जा। लेकिन एक तो गर्मी, ऊपर से खौफ व हिरास। अम्मा सकीना रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। वो तो शुक्र है कि असगर किसी काम से घर आ रहा था। उसको वो बेहोश पड़ी मिल गई। उनको घर लाया गया। होश में आई तो बहकी बहकी बातें कर रही थी। खाला शकीला मिलने आई तो वो डर के मारे चारपाई के नीचे घुस गई। बड़ी मुश्किल से उनको निकाला। फिर किसी आमिल को बुलवाया गया तो उसने बताया वो जिन्नी थी जो उनके पीछे लग गई है और उनके साथ ही रहना चाहती है। इससे पीछे छुड़ाने के लिए बड़े जतन किए और फिर वो इस शर्त पे गई कि उनको किसी ने भी तंग किया तो फिर वो वापस आ जाएगी। ये तो अब अलग ही माजरा हो गया। इस हादसे के बाद शानो की अम्मा चुप सी हो गई। वैसे तो नॉर्मल ही थी। उन्होंने मेरी अम्मा को सारी बातें बताई। वो अम्मा को बताती थी कि वो कभी कभी मेरे ख्वाबों में आती है। एक दफा अम्मा की सोने की बाली गुम हो गई। अम्मा ने अम्मा सकीना से ऐसे ही कह दिया, जब वो ख्वाब में आए तो पूछ कर बताना मेरी बाली कहां है। दूसरे दिन ही अम्मा सकीना ने बता दिया, तुम्हारी बाली फला ने उठाई है और अभी भी उसके पास है। और ऐसा ही हुआ। काफी बड़ा फड्डा हुआ उस बाली के पीछे भी। ये बात खुल गई कि अम्मा सकीना के पीछे जो जिन्नी है उसने बताया है। फिर गांव में जितने मुंह उतनी बातें। अम्मा सकीना ने मेरी अम्मा से मिलना छोड़ दिया। हमारे गांव में इसके अलावा भी कई वाकयात हुए, लेकिन ये वाकयात वो हैं जो हमारे साथ पेश आए। काफी अरसे तक पिछल पैरी, कब्रिस्तान और दोपहर में फिरने वाली औरत, ये बातें होती रहीं। ऐसा नहीं था कि चीजें खत्म हो गईं, बस अभी काफी अरसे से कुछ सुनने में भी नहीं आया। इन मामलों में हमारे गांव के मौलवी साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया। लोगों को नमाजों पर लगाया और खास ताकीद सबको यही की, इन बातों का चर्चा भी ना करें। और फिर वाकई अब अमन है।